Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today, we will be discussing a topic named as small business, and this topic is from the syllabus of entrepreneurship development. So, let's discuss the topic in detail. So, you can say that in a particular developed economy, large scale industries are very much prevalent there. But in the case of developing economies, there are problems of unemployment and shortage of resources. So, in these developing economies, small businesses are playing a crucial role in the economy of the world. तो आप लोगों को पता है कि साइज के बेस पे आप यूनिट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस. अब जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, they are playing a very significant role in the economy of the world. Why? Because they are providing a lot of employment and a very less amount of investment is needed for starting a small business. तो अब क्या होता है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है? अनएम्प्लॉयमेंट की और कैपिटल की. तो डेवलप इकोनॉमी के अंदर तो ठीक है, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस चल रही हैं, बड़े बिजनेसेस जो हैं, जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे गूगल है, आपका वॉलमार्ट है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही हैं. तो डेवलप इकोनॉमी में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी वहां अच्छी है, कम्युनिकेशन के साधन अच्छे हैं, बैंक्स वगैरह सब बहुत बने हुए हैं और वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक का यूज हो रहा है. बट जो डेवलपिंग इकोनॉमी है या अंडर डेवलप इकोनॉमी है, वहां पे स्मॉल बिजनेसेस आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर देयर पर्टिकुलर इकोनॉमी. क्योंकि वो लोग स्मॉल बिजनेस जो होता है, वो छोटे लेवल पे जो बिजनेस करते हैं लोग, वो एम्प्लॉयमेंट अच्छी जनरेट कर रहे हैं, जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोकल लेवल पे वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और उसमें कैपिटल भी कम चाहिए. तो अब गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना, तो केवल 2 आदमियों को नौकरी मिल सकती है 100 में से, तो बाकी 98 कहाँ जाएंगे? तो उनको अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहिए. और अब हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल बिजनेसेस के क्या क्या फायदे हैं और गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दे रही है, किस तरह सहायता कर रही है. तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो दो लेवल पे काम करता है, दो तरीकों से काम कर सकता है. वो एक तो लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर होता है और एक स्मॉल स्केल पे होता है. तो लार्ज स्केल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बड़े लेवल पे चीजों को प्रोड्यूस करता है और वो ऑपरेट करता है बड़े लेवल के ऊपर. तो ये जो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं, इस तरह के जो बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े उद्यमी जो होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो डेवलप कंट्रीज के अंदर मिलते हैं. तो लार्ज स्केल के जो जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, और वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, और ये अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं. इनके पास बेचारों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, इनकी कैपिटल इनके पास कम होती है और ये इनके पास टेक्निक वगैरह नहीं होती है, तो ये छोटे लेवल पे काम करते हैं और लोकल नीड्स जो होती हैं उन्हीं को पूरा करते हैं. तो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस भी जरूरी हैं और जो अंडर डेवलप इकोनॉमी है उनको स्मॉल स्केल इकोनॉमीज भी, स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर है वो भी बहुत मदद कर रहे हैं इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में. तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं एंटरप्रेन्योर, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, दोज आर कॉल्ड लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स. ये डेवलप कंट्रीज के अंदर ज्यादा होते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डेवलप कंट्रीज के अंदर ये जो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, इनकी ग्रोथ के कारण क्या है? कैसे इनकी ग्रोथ हुई? ये इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंच गए? जैसे अगर आप देखो, गूगल है, टाटा है, रिलायंस है, इसके अलावा बड़े देशों में जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, जो
मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो रॉ मटेरियल है उनमें वेस्टेज कम होती है, इनका टाइम बचता है और इनकी लेबर बहुत कम लगती है। तो इससे इनको बहुत फायदा होता है और ये लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर लेते हैं। दूसरा ये है कि ये जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, इससे इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इससे इनको सस्ता पड़ता है रॉ मटेरियल और इनको ट्रेड डिस्काउंट वगैरह काफी मिलता है। तो ये मुकाबला बाकी जो कंपनियां हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती रॉ मटेरियल के केस में। बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का। इसमें क्या होता है कि लेबर जो है वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर काम में लाई जाती है और उस लेबर को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही करना होता है बस। वो सिर्फ एक छोटा सा काम ही करता रहेगा पूरे दिन, तो उससे क्या होता है उसको स्पेशलाइजेशन मिलता है और उससे उसके काम में एफिशिएंसी आती है, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेता है। दूसरा है फ्राइट बेनिफिट्स। तो जब लार्ज क्वांटिटी में आप माल खरीदते हो तो आप जो माल को लाने और ले जाने का जो भाड़ा है वो काफी आपको कम पड़ता है और ये काफी सेविंग होती है आपको फ्राइट के ऊपर, क्योंकि आप लार्ज क्वांटिटी के अंदर माल खरीदते हो तो आपको जो लाने ले जाने में जो भाड़ा पड़ता है वो कम पड़ता है। R&D एक्टिविटीज इनकी बहुत अच्छी होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अगर आप देखोगे नाइकी कंपनी जो है या एडिडास है या स्केचर्स है, ये जो शू कंपनीज हैं ये R&D के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती हैं और इससे ये इस तरह के प्रोडक्ट लेके आती हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा आपको मैच करते हैं और आपको एक अलग ही क्वालिटी मिलती है। तो R&D की वजह से इनका प्रोडक्ट बहुत बिकता है क्योंकि वो प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम उनकी नीड्स को पूरा करता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ये बड़े लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि टेक्निकल या मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को देखते हैं वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट ये अपॉइंट करते हैं। तो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेबर के इश्यूज को लेकर के ये लोग एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। ये लोग मैकेनिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, जितनी भी नई टेक्निक्स आई हुई हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इनका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। तो ये लोग नई मशीन्स का यूज करते हैं, ये लोग नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं साइंस के अंदर उन सबको ये लेके आते हैं। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें झगड़े बहुत कम होते हैं इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सब कुछ जो है वो एज पर लॉ चलता है, एज पर रिकॉर्ड चलता है। इसमें यूनियन वगैरह जो होती है उसके भी राइट्स को ध्यान में रखा जाता है और जो इन्वायरमेंट होता है वर्किंग वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रखा जाता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आप गूगल को देखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट को देखेंगे या एप्पल को देखेंगे तो ये अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, उनको पूरे राइट्स मिलते हैं, उनको बहुत अच्छा डील करते हैं ये लोग। तो उनके डिस्प्यूट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं, तो वेल एजुकेटेड एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। फंड्स ये लोग बड़े ही लोअर रेट पे मिल सकते हैं इनको, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो ये करोड़ों रुपए फंड्स जो हैं बड़ी इजीली ले सकती हैं। तो इससे ये, जैसे एक सेइंग होती है ना कि मनी बिगेट्स मनी, पैसे को पैसा लाता है, तो ऑलरेडी इनके पास इतना पैसा है कि ये और पैसा बहुत जल्दी इनको मिल जाता है और बहुत जल्दी ये आगे डेवलपमेंट होती रहती है। ये लोग रिस्क को बहुत इजीली अच्छा मैनेज करते हैं, क्योंकि ये जो रिस्क है, बड़ी कंपनी जो होती हैं वो कई एरियाज के अंदर काम करती हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट के अंदर रिस्क आपको है, अगर एक प्रोडक्ट आपका फेल हो रहा है तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनसे आप अपने रिस्क को एडजस्ट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ओके, लार्ज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो बड़े लेवल पे जो जो बिजनेसमैन हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फायदे तो हमने देख लिए। पहला तो ये है कि इनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखनी पड़ती है, मतलब कि सब कुछ जो हो रहा है वो प्रोफेशनली होना चाहिए। जो आप मैनेजर रख रहे हो, जो भी मैनेजमेंट आप कर रहे हो, उसमें आप बड़े लेवल पे मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है ना। तो जो मैनेजर है वो अच्छे लेवल का आपको रखना पड़ता है, उसको अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह से प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट करने में। एरिया प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम में क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये आप अर्बन एरिया में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही खोल सकते हो, खोलते भी उसी जगह पे ज्यादा हो, तो इसमें आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है इन एरिया के अंदर। दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम
कि आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में ज़मीन महंगी मिलेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, एक आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये तो क्लियर सी बात है कि लार्ज एंटरप्रेन्योर्स को हर टाइम कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आना है तो वो लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंस इकट्ठा करने में। इसमें आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, नई टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, यू आर मोर टेक्निकल सेवी, और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बिल्कुल मॉडर्न प्रोडक्ट है, बिल्कुल वो मार्केट में नया प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो जिनको स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड वर्कर चाहिए आपको, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ड्यू टू मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब आप जो गुड्स बना रहे हो मार्केट में जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोड्यूस करते हो। मार्केट में अगर कोई नया चीज आया है तो आप भी उसको लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हो। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मार्केट के अंदर अगर कोई नया फैशन आ गया है तो आपका जो पुराना प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। तो इसमें आपको मार्केट को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत एक बड़ी निगाह रखनी पड़ती है मार्केट के ऊपर कि वहाँ क्या चल रहा है। पुअर कंट्रोल। लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर क्या होता है कि ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर अलग होते हैं, ठीक है। ओनर अपने शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं मैनेजर को, और मैनेजर को बहुत सारी सैलरी दे करके आप लेके आते हो कि वो काम करे आपके लिए। बट मैनेजर जो है वो अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करता है, वो ओनर के लिए काम नहीं करता है। तो इधर फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये एम्प्लॉयज अपनी यूनियन बना लेते हैं। इस तरह की इंटरप्राइजेस के अंदर अलग अलग देशों के लोग काम करते हैं, तो इसमें वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बहुत होती है। तो अलग अलग लोग होते हैं, उनको संभाल के रखना, उनको यूनियन को अपने भरोसे में लेके रखना, तो उनको अपने राइट्स पता होते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल थोड़ा पुअर होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि ओनर्स और मैनेजर्स अलग अलग होते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैनेजर अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करता है, ओनर जो है वो काम मैनेजर के थ्रू करवा रहे हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। वर्किंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, डबल सैलरी देनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पूरी की पूरी आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ठीक रखना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी वाइज सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, तो वर्किंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। तो हमने डिस्कस किया कि लार्ज लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस को करने में, और लार्ज लेवल के जो बिजनेसेस हैं वो बड़े देशों में, डेवलप कंट्रीज के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हैं। बट इंडिया जैसे देश के अंदर जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, या फिर और देश जो एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर आते हैं, वहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं लोकल लेवल के ऊपर, और इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है, और बहुत सारे योजनाएं लेके आई है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो छोटे लेवल पे जो उद्यमी काम करना चाहते हैं, ताकि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। ओके, तो अब स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को कैसे डिफाइन करेंगे आप, मतलब स्मॉल स्केल एंटरप्राइज आप किसको बोलोगे? तो उसको डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आप डिसाइड करते हो कि स्मॉल बिजनेस है ये? तो दो तरह के क्राइटेरिया है, पहला है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, दूसरा है क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। इसमें आप क्वांटिटी को ध्यान में रखते हो और इसमें आप क्वालिटी को ध्यान में रखते हो। तो यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी कई तरह के आप क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो। पहला है कि कैपिटल कितनी लग रही है, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दिस कैन बी ए क्राइटेरियन। उसके बाद दूसरा क्राइटेरियन हो सकता है कि टोटल एसेट्स कितनी है बिजनेस की। तीसरा क्राइटेरियन जो है वो ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है। फिर आपका है कि आपकी सेल्स कितनी है। फिर आपका है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके बिजनेस के अंदर, तो उसके बेस पे भी डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आपका आउटपुट के बेस पे भी डिसाइड हो सकता है कि आप प्रोडक्शन कितना करते हो। फिर उसके बाद सेल्स के बेस पे भी हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं।
तो पहला क्राइटेरिया हो गया क्वांटिटेटिव। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। इसमें आप क्या करते हो, ये देखते हो कि क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया में तो आप साइज देखते हो, बट ये हर बार ठीक नहीं होता। तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहला देखते हैं स्टाइल ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है क्वालिटेटिव के अंदर वो है स्टाइल ऑफ ओनरशिप, कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। फिर आप देखते हो कि मैनेजमेंट और कंट्रोल कैसे हो रहा है, कि आप पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट और खुद ही कंट्रोल कर रहे हो या पार्टनर्स मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आपने मैनेजर रखा हुआ है। फिर आपका है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि आप लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या फिर टेक्नोलॉजी जो है मशीन वाली ज्यादा यूज कर रहे हो। तो स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर ज्यादातर क्या होता है, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें कि लेबर को ज्यादा हम अपॉइंट करते हैं। फिर आपका आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक पॉइंट इसमें रह गया है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि आप जो है प्रोडक्शन जो कर रहे हो वो किस एरिया के अंदर कर रहे हो, किस लेवल के अंदर कर रहे हो। वो आपका लोकल लेवल पे होना चाहिए और लिमिटेड लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप लोकल एरिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप एक स्मॉल बिजनेस कहलाओगे। अगर आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी के बेस पे स्मॉल बिजनेस के अंदर आ जाओगे। अगर आप खुद ही बिजनेस को संभाल रहे हो या फिर आपकी जो ओनरशिप है वो सोल प्रोप्राइटर है तो आप स्मॉल स्केल के अंदर आ जाओगे। ओके, अब स्मॉल बिजनेस के लिए एमएसएमई जो है, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई जो हमने एक संस्था बना रखी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट हमने बनाया है 2006 के अंदर। उसके अकॉर्डिंगली जो एंटरप्राइजेस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल सेक्टर के अंदर। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज के अंदर आप कुछ सर्विसेज देते हो। तो इनके अंदर हमने इन कैटेगरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दोनों के अंदर 3-3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है कैटेगरी। और आपकी कैटेगरी जो है उसको हम बोल देते हैं माइक्रो स्मॉल, दूसरे लेवल पे आ जाता है स्मॉल, और तीसरे लेवल पे आ जाता है मीडियम। तो हमने जो एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो किस बेस पे डिवाइड किया है हमने, प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे, कि उनकी प्लांट एंड मशीनरी का साइज कितना है, कितने पैसों की प्लांट एंड मशीनरी आप लेके आए हो। इसके बेस पे जो एमएसएमई एक्ट 2006 है वो आपका जो है वो डिसाइड करता है कि आप किसको बोलोगे कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, किसको बोलोगे कि एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, या कौन सी एक माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है। तो एमएसएमई 2006 के हिसाब से अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में जो पैसा लगाया है उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आप एक माइक्रो यूनिट हो या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मीडियम हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो अप टू 25 लाख है तो आप एक माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कहलाओगे, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाओगे आप। और अगर आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का साइज 25 लाख से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम है, तो 25 से लेकर के 5 करोड़ के बीच में अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी का साइज है तो आप बन जाओगे स्मॉल एंटरप्राइज। लास्ट में अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का साइज 5 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है तो आप बन जाओगे एक मीडियम एंटरप्राइज। और सर्विस एंटरप्राइज के केस में अगर आप सर्विसेज देते हो, जैसे आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, अगर आपका कोई आप और किस तरह की सर्विस देते हो तो उसके अंदर 10 लाख रुपए तक आप आ जाओगे माइक्रो के अंदर, 10 से 2 करोड़ रुपए तक आप आ जाओगे स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर, और 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के अंदर आप आ जाओगे मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। अब जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट जो है 2006 में एक अमेंडमेंट हुआ है फरवरी 2018 में। तो जो मिनिस्ट्री जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की,
उसने जो एमएसएमई का जो हमने क्राइटेरिया देखा था प्लांट एंड मशीनरी का, उसको चेंज कर दिया है। वो प्लांट एंड मशीनरी से अब कहाँ पे आ गया है, एनुअल टर्नओवर, कि आपकी सालाना टर्नओवर कितना है, आपका आपकी सेल कितनी है। तो अब एनुअल टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई बिजनेस वो है जो वो किस में आएगा, माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम में आएगा। क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट जो है वो इस बेस पे डिसाइड करती है और उसी के हिसाब से आपको फिर इंसेंटिव वगैरह टैक्स की लायबिलिटी तय होती है। तो अब जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो एनुअल टर्नओवर के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो अप टू 5 करोड़ अगर आपका एनुअल टर्नओवर है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है, तो आप बन जाओगे माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ के बीच में है, तो आप बन जाओगे स्मॉल एंटरप्राइज। और 75 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से नीचे आप कहलाओगे मीडियम एंटरप्राइज। तो अप टू 250 करोड़ आप मीडियम एंटरप्राइज में रहोगे, आप स्मॉल बिजनेस के अंदर जाओगे, लार्ज बिजनेस में नहीं जाओगे। स्मॉल बिजनेस के अंदर आपको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, कुछ फायदे होते हैं। तो 250 करोड़ रुपए तक अब आप स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आते हो। तो ये लेटेस्ट आपका चल रहा है एमएसएमई 2006 के अकॉर्डिंगली जो अमेंडमेंट हुआ है 2018 के अंदर। तो अब हमने देख लिया कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो 3 लेवल के होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मिडिल। ये हमने देख लिया। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो काफी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, हम आगे देखेंगे क्या क्या फायदे हैं इनके। अब हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर कहते हैं जिसको स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के फीचर क्या क्या है। जो छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, छोटे लेवल पे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ओनरशिप स्टाइल जो होता है वो खुद इनका ही होता है, ये खुद ही इसको चलाते हैं। और या फिर इसके अंदर अगर पार्टनरशिप है तो 3-4 जो पार्टनर होते हैं वो चलाते हैं। और अगर कोई अकेला बिजनेस चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है, तो वो अकेला ही बिजनेस को चलाता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक स्मॉल स्केल जो बिजनेस होता है वो जनरली जो है वो मालिक ही चलाते हैं उसको, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं बिजनेस को वो भी मालिक ही लेते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म है, मान लो वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो वो भी पार्टनर्स के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाता है। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड का मतलब कि इस तरह के छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना इजी होता है, उनमें कम टाइम लगता है और रिटर्न जो है वो आपको बहुत थोड़े समय में आने लग जाती है। जैसे कि किसी बिजनेस को, कोई छोटी फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो 3 महीने में 6 महीने में आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। बड़े जो बिजनेस होते हैं उनमें सालों साल लग जाते हैं। लोकल एरिया ऑपरेशन, इस तरह के बिजनेस के अंदर आप जो है जो लोकल लोग हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हो, लोकल और रीजनल डिमांड्स को पूरा करते हो। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप छोटे लेवल पे काम करते हो, और जो लोकल नीड है, लोकल जो लोग हैं उन्हीं के ही लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। सबसे खास बात यह क्या है कि इस तरह के बिजनेस के अंदर आप जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो वो लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। और दूसरा ये कि आप अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर हो, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी टेक्निक का यूज करते हो जिसमें कि लोगों की जरूरत पड़ती है आपको। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि लोकल लेवल पे जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोजगार मिलता है। रिसोर्सेज जो है, आप जो लोकल लेवल पे जो इंडिजीनस रिसोर्सेज जो होते हैं उनको यूज करते हो, बाहर से आप इंपोर्ट वगैरह नहीं करते हो, दूर से सामान नहीं मंगाते हो, रॉ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है कि रूरल एरियाज के अंदर जो रिसोर्सेज पड़े होते हैं आप उनको यूज करते हो। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप जो लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं, बेकार पड़े होते हैं, उनका यूज नहीं हो रहा है, आप उनको यूटिलाइज करते हो। लोकल लेवल पे आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लोकल लेवल पे आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो लोकल लेवल पे ही आप लोगों की डिमांड्स को पूरा कर रहे हो। तो दीज काइंड ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बड़ा ही फ्लेक्सिबल और डायनेमिक नेचर होता है इनका, क्योंकि ये चेंजेस को बड़े जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव बहुत होते हैं। लार्ज स्केल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, लार्ज स्केल पे जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बट स्मॉल स्केल के ऊपर आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो, आपका ही डायरेक्ट कंट्रोल है,
आप कॉन्टेक्ट आपका बहुत अच्छा है कस्टमर के साथ, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत इजीली आप उसको अडेप्ट कर लेते हो, बहुत इजीली आप उसको चेंज कर जाते हो। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। अब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो किन किन एरियाज के अंदर काम करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो करते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर देयर फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें आप देखोगे मेनली तीन जो हैं, वो तीन एरिया के अंदर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं, वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली ये तीन चीजों में चले जाते हैं: विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न स्मॉल एंटरप्रेन्योर। अब देखिए विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है। विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें कि जो वर्क है वो घर पे किया जाता है। विलेज के अंदर ही आप कॉटेज बना करके छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, तो इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं। तो घरों पे आप छोटा मोटा जो काम कर रहे हो, जो भी आपने छोटे लेवल पे छोटे छोटे काम स्टार्ट कर रखे हैं, वो सारे के सारे विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें आप क्या करते हो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जैसे वो आर्टिस्ट हो गए, कोई स्किल्ड क्राफ्टमैन हो गया, कोई टेक्नीशियन हो गया, जैसे खिलौने हो गए, ढोल्स हो गए, कोई प्लास्टिक का या पेपर का कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आप बनाते हो छोटे लेवल पे, तो वो सारे के सारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में आ गए। हाथ से जो भी सामान आपने बनाया है, तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने घरों पे या अपने छोटे से एरिया के अंदर लगभग 300 स्क्वायर फीट का इनको स्पेस मिला होता है, 5 से कम वर्कर्स मिलकर के काम करते हैं और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता इससे। तीसरा है मॉडर्न स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। मॉडर्न स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उसके अंदर वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और दूसरा एंसिलरी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आते हैं, और तीसरी टिनी यूनिट्स इसके अंदर आती हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज का वही सेम क्राइटेरिया है, इसमें हम एनुअल टर्नओवर देखते हैं। एनुअल टर्नओवर में क्या है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो आती हैं टिनी यूनिट्स के अंदर। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप जो है वो आ जाएगी लेस देन 5 करोड़। और अगर 5 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ के बीच में अगर आप आते हो तो आप एंसिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाते हो। और अगर आप मोर देन 75 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से नीचे अगर आप आते हो तो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाते हो। फिर दूसरा आपका मेन जो एरिया है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो है ट्रेड। ट्रेड में आप क्या करते हो, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इंडल्ज करते हो। ये जो कमीशन एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए हो। सेल और परचेज के अंदर, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज के अंदर जो आप एक्टिविटीज करते हो उसको हम बोलते हैं मिडल मैन एक्टिविटीज। तो इनको हम ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो ये जो इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर होलसेलर, रिटेलर या कमीशन एजेंट आते हैं। तीसरा है सर्विस इंडस्ट्रीज। इसमें आप क्या करते हो, पर्सनल लेवल पे आप सर्विसेज देते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप रूरल एरिया के अंदर या रूरल टाउन के अंदर जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, और जो आप लोकल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 2 लाख रुपए से कम में लगा करके आप कोई सर्विस दे रहे हो। जैसे आप किस तरह की सर्विस दे सकते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि आप लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, मेडिकल सर्विस दे रहे हो, तो दीज आर द प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर है कमर्शियल सर्विसेज। कमर्शियल सर्विसेज में आपका कौन सी सर्विसेज आती है, जैसे कि आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, आपका कोई पर्सनल कोई टेम्पू है या कोई आपके पास गाड़ी है, आप कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हो या वेयर हाउसिंग की या रिपेयर सर्विस, जिस तरह की कोई भी सर्विस आप दे रहे हो वो इसमें आती है। पर्सनल सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आते हैं, जो कि जैसे कि आप ड्राई क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हो, सिलाई मशीन है आपके घर में, आप कपड़े सिल के दे रहे हो, आपने दुकान खोल रखी है कपड़े सिलने की, या आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो दीज आर इंक्लूडेड इन पर्सनल सर्विसेज। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकते हैं। ओके, रैशनल्स ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स क्यों जरूरी है, क्यों स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंडिया जैसे देश के लिए
स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे लेवल पे जो बिजनेसमैन है वो क्यों जरूरी है? सबसे पहला तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो एक ओवर पॉपुलेटेड देश है। पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत कम है। तो ये जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, ये जो छोटे लेवल के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नया बिजनेस नया आइडिया लेके आते हैं, जो अपने किसी की नौकरी करने के बजाय कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो ये लोकल लेवल पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयमेंट की। और दूसरा ये भी देखा गया है कि एनुअल सर्वे जो आता है इंडस्ट्रीज का, उसमें ये भी देखा गया है कि 60% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें से 60% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये लेके आते हैं, और ये जो टेक्निक यूज करते हैं वो भी लेबर इंसेंटिव होती है। दूसरा है इक्वालिटी आर्गुमेंट। इक्वालिटी आर्गुमेंट का मतलब कि ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जिससे कि जो नेशनल इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज करते हैं। तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो लोगों के जेब में पैसा आता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, और इससे जो डिस्पैरिटी है बिटवीन पुअर एंड द रिचर वो कम होती है। तो इसमें लोगों को पैसा मिलता है, और रूरल और बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो इससे एक जो असमानता है पूरे देश में वो कम होती है और इक्वालिटी बनती है। लोगों के पास पैसा आता है और वो लोग जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उनका लाइफ अच्छी होती है। और दूसरा ये कि जो ओनरशिप का पैटर्न है वो भी ठीक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, मोदी है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन्होंने ही पूरी पूंजी दबा रखी है। तो देश की लगभग कह रहे हैं कि जो 80% जो पॉपुलेशन जो हमारा 80% वेल्थ है वो देश के 10 लोगों के पास है। तो इससे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो बट इस तरह के जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ओनरशिप बढ़ती है तो वो भी एक किस्म से उनका जो ओनरशिप का जो पैटर्न है वो पूरे लेवल पे फैलता है। अब जो है वो जगह जगह पे छोटे छोटे गांव में भी लोग जो हैं वो ओनर्स कहलाते हैं, और वो भी उनके पास भी पैसा है, तो इससे अच्छा एक बैलेंस बनता है। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जो है कंट्री के अंदर वहां डिसेंट्रलाइजेशन लेके आते हैं, तो इससे रीजनल डेवलपमेंट होती है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो तो कुछ एक स्टेट्स के अंदर ही हुई है। अगर आप देखो दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब, कुछ एरिया राजस्थान का, कुछ एमपी का, कुछ यूपी के आसपास का, तो ये इधर ही ज्यादा डेवलपमेंट हो गई। तो इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट रह गया, इधर ये जो उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इस तरह के छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है लोकल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो ये लोकल एरिया के अंदर लोकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। तो इसमें क्या है पूरे इंडिया पे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो रही है। इस तरह की अगर सरकार स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को अगर बढ़ावा देती है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोकल लेवल पे जो लेटेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लोकल लेवल पे जो लोग हैं जिनको अच्छी स्किल है जिनके पास, और जो बेकार पड़े हैं और जो बेकार रिसोर्सेज पड़े हैं, उनको यूज करने से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो इन प्रोडक्टिव फैक्टर्स को बड़े ही अच्छे ढंग से यूज करती हैं। लोकल लेवल पे रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते नहीं हो, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लेस कैपिटल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो ये कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो एक किस्म से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बेड तैयार कर रहे हैं, एक बढ़िया बेस। अगर गवर्नमेंट अपने इंडिया की गवर्नमेंट अगर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहती है तो स्मॉल एंटरप्राइजेज बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेज
के अंदर जो ओनर है वो एक किस्म से एंटरप्रेन्योर ही है। तो अगर आप इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर लोग अपना काम करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, नए नए आइडिया लेके आए, तो अगर आप देखेंगे कि जो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल जो एंटरप्राइज हैं, उनके लिए हमने एक मिनिस्ट्री बना रखी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट बना रखा है हमने। तो उसके अंदर, उसका करनाल के अंदर एक रीजनल ऑफिस है। तो आप देखेंगे कि वहां आप अपना आइडिया लेके जाइए तो आपको गवर्नमेंट 10 लाख रुपए भी दे देगी अपना नया आइडिया स्टार्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट तो बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती। और हमने ये देखा कि जो लोकल लेवल पे, जो स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, उससे लोकल लेवल पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, उससे लोकल लेवल पे लोगों की डिमांड्स फुलफिल होती है। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, वो भी कम होता है, और हर तरह से समान डेवलपमेंट होती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए स्मॉल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंटरप्राइजेस मतलब इंटरप्रेन्योरशिप ही होगी एक किस्म से। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस कैसे एक बढ़िया एक आधार तैयार करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? पहला तो ये है जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आपको किसी का मुंह नहीं तकना, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, आप अपने खुद के राजा हो, आपका जब मन करे आप तब काम करो, आप किसी के नौकर नहीं हो कि इतने बजे आना है इतने बजे जाना है। तो ये एक खुद के लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हो और औरों को भी आप बिजनेस दे रहे हो, क्योंकि जब अकेले आप जब बिजनेस करते हो तो दो चार लोग आपके नीचे भी काम करते हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती हैं। लोकल रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, लोकल एम्प्लॉयमेंट को आप यूज करते हो, लोकल लोगों को आप लगाते हो अपने नीचे। जब 10 लोगों को आप लगाते हो तो उन 10 घरों में चूल्हा जलता है, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। वाइड स्प्रेड कवरेज, वाइड स्प्रेड कवरेज में क्या आता है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होते हैं वो लोकल लेवल पे बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया के अंदर ही डेवलपमेंट हो रही है। तो जो लोकल लेवल के अंदर जो आप छोटे छोटे जो बिजनेस खोल रहे हो, उसकी जो कवरेज है वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी है, गांव के अंदर जो है वो फैले हुए हैं, और इससे पूरे देश में एक पूरी कवरेज मिल रही है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को। इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, बहुत ही जल्दी आपको रिटर्न आने लग जाती है। ऑटोनॉमी होती है, किसी का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, लोगों को आपने नौकरी पर रखा हुआ है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो मस्त। लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कोई आप पोल्यूशन नहीं कर रहे, जो बड़े लेवल पे पोल्यूशन कर रही हैं कंपनियां। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वेल्थ क्रिएट करने की, क्योंकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, आप अमीर होते हो, धीरे धीरे आप अपना काम करते हो। जैसे अगर आपने देखा हो कि जो जो सरफ बनाने वाला था, निरमा सरफ वाला जो था, उसने भी छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसने फिर वो अपने आप को इतनी अच्छी वेल्थ बन गई उसके अंदर। तो इस वेल्थ को आप आगे जनरेशन को देते हो। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल इंटरप्राइजेस से क्या होता है, इनकम और वेल्थ जो है वो छोटे लेवल पे भी आती है। इससे जो गरीब जो है वो अमीर बनता है, और अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि लोकल लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोकल लेवल के ऊपर आप अमीर बन सकते हो। तो इससे एक बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का और वेल्थ का। फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल, इसका क्या मीनिंग है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है वो आगे एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। किसके लिए? जो आप देखेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रियल, वो कुछ एक पार्ट्स के अंदर ही हुई है, जैसे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश, ये दो चार स्टेट्स के अंदर ज्यादा हुआ है। तो ये इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होनी थी ये पूरे इंडिया में नहीं हुई, बल्कि कुछ एक एरियाज के अंदर हो गई। बट अगर आप स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हो तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, अब ये आगे और पूरे छोटे छोटे लेवल पे, हर घर में, हर गांव में, हर गली में, हर हर क्षेत्र के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो इससे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो डिस्पर्स होती है पूरे इंडिया लेवल पे।
सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवार्ड मिलते हैं आपको, बढ़िया। आप जो गोल सेट करते हो आपको मिलता है, आप पैसे कमाते हो, आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ को, इम्प्रूव कर रहे हो डेवलपमेंट को, आप बढ़िया मजे से काम करते हो, इंटरेस्टिंग आपका कैरियर है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, एक अच्छा फाइनेंशियल रिवार्ड आपको मिलता है, बढ़िया प्रॉफिट आप कमाते हो। लो मैनेजरियल स्किल, छोटे लेवल पे जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, आपको बस थोड़ा सा मैथ आना चाहिए और आपको थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लोकल लेवल पे आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको प्रेस्टीज देता है, आप ओनर कहलाते हो, आप 10 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो ये इससे आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है सोसाइटी के अंदर। ट्रेडिशनल स्किल्स को आप मेंटेन करके रख सकते हो, जैसे कोई ट्रेडिशनली आपको कोई हस्तकला आती है, हैंडीक्राफ्ट बनाना आता है, कोई टॉय या कोई डॉल बनानी आती है, तो आप इसको, इस स्किल को संभाल के रख सकते हो और आगे भी इसको अपने बच्चों को दे करके, अगर आप बिजनेस चलाते हो तो ये आगे भी चलता रहेगा, अदरवाइज ये कला मर जाएगी। लार्ज और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी आप मदद करते हो, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल बना के देते हो या कोई ऐसा कोई कंपोनेंट बनाते हो, या फिर आप कोई क्या करते हो कि आप कुछ ऐसा पार्ट बना रहे हो जो कि मीडियम या लार्ज इंटरप्राइज आप यूज कर रही है, तो ये भी आप मदद दे रहे हो। ओके, स्मॉल बिजनेस की कह लो या एंटरप्रेन्योर की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? वही सेम पॉइंट्स जो हमने किए हैं कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सबको लोकल लेवल पे। कैपिटल का जो है वो इकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कम कैपिटल में आप पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है। बैलेंस ग्रोथ होती है, क्योंकि छोटे लेवल पे अब इंडिया के हर पार्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन या हर पार्ट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है छोटे लेवल पे, तो इससे ग्रोथ होती है। रिसोर्सेज जो है वो छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे मोबिलाइज होते हैं, लोगों की जो सेविंग है वो काम में आ रही है, जो निकम्मे बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल रहा है, लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज पड़े थे आप उनको भी मोबिलाइज कर रहे हो। एक्सपोर्ट प्रमोट होता है, अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगभग 45% जो एक्सपोर्ट होता है वो स्मॉल स्केल लेवल पे हो रहा है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोकल लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको पता होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो आपसे डायरेक्टली मिल सकता है, तो आप कस्टमर की बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ लार्ज इंटरप्राइजेस, आप लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए भी काम करते हो, आप उनके लिए कोई कंपोनेंट बना रहे हो, आप उनके लिए कोई पार्ट बना के दे रहे हो लोकल लेवल पे, तो उनके लिए वो रॉ मटेरियल का काम करता है, तो आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हो। सोशल, क्योंकि जो इंडिया के अंदर आप देखोगे तो बड़े लेवल पे जो बिजनेसमैन है वो बहुत कमा रहे हैं, बट छोटे लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, बट इस तरह के जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, गरीबी कम हो रही है, उनके घर में अच्छा अच्छा उनका जीवन का स्तर सुधरा है, तो इससे सोशल एडवांटेज भी मिलता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर आप देखेंगे कि अगर लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो इनकम और वेल्थ है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंबानी और टाटा के पास ही रह गई हो। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बढ़ावा मिल रहा है, गवर्नमेंट जो है वो इनकम और वेल्थ जो है वो इक्वली अगर बढ़ रही है सब में, तो इंडिया का जो जनरली ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि जो इनकम है वो कंसंट्रेटेड है, कुछ ही लोगों के पास है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, बट स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो इस तरह की जो हो रही है उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो बराबर हो रहा है। और इसके साथ साथ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक ऐसी एंटरप्रेन्योर्स की नई क्लास बना रहे हैं, नए नए पूंजीपति निकल करके आ रहे हैं, उद्यमी निकल करके आ रहे हैं, तो इस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है। प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इनके पास इतनी कैपेसिटी भी होती है कि ये नई टेक्नोलॉजी को भी ऑब्जर्व कर लें, तो इससे आप नई टेक्नोलॉजी जब यूज करते हो तो देश को फायदा होता है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इस तरह की जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं लोग, इनके अंदर झगड़े वगैरह कम होते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है और ये डायरेक्टली आपकी बात सुनते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, पोल्यूशन करते नहीं है, तो ये अच्छी बात है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, सबके घर में चूल्हा जल रहा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्मॉल एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप की?
अब देखो, स्मॉल इंटरप्राइज को हम इंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर एक आदमी ही बिजनेस को मेनली संभालता है, या फिर पार्टनरशिप लेवल पे आप काम कर रहे हो, वही तो इंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो पॉइंट्स जो हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है फिनेंस की। इन लोगों के पास से पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो अपने सोर्सेज से थोड़ा सा फिनेंस इकट्ठा करते हैं, बट इनको बड़े लेवल पे अगर कुछ काम करना हो तो आपको पता ही है, फिनेंस जो होता है वो लाइफ ब्लड होता है एक बिजनेस का। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देश में कम है, और दूसरा ये कि ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं इनकी क्रेडिट वर्दीनेस, इनका जो भरोसा करते नहीं है बैंक्स वगैरह, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम इसलिए है कि आपको पूरी क्वांटिटी नहीं मिल पा रही है। रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादातर बारिश पर डिपेंड करता है। तो आप अगर मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, वीट की फैक्ट्री है, या फिर आपने चावल की फैक्ट्री लगाई है आटा बनाने की, या फिर आपकी जिनिंग फैक्ट्री है, आप कपास से वो बना रहे हो, ठीक है, कॉटन फैक्ट्री है आपकी, तो इरेगुलर सप्लाई हो रही है। कॉस्ट भी ज़्यादा अगर आपको पड़ रही है लोकल लेवल पे, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो आप सस्ता आपसे आपसे सस्ता उनको मिलता है, तो आपको महंगा पड़ता है रॉ मटेरियल। और क्वालिटी भी जो होती है मटेरियल की लोकल लेवल पे वो इतनी अच्छी नहीं होती। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इसमें आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज करते हो, टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी नहीं है, तो आप अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं कर पाते, जितना आप प्रोडक्शन करना चाहते हो उससे कम होता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आप या तो जो आपकी मशीन है वो बहुत पुरानी है, अगर नई मशीन आप लोगे तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। पुअर प्लानिंग, आप प्लानिंग अच्छी नहीं करते, क्योंकि आपकी जो मैनेजरियल आपकी एक्सपर्टीज है वो अच्छी नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है अच्छा। और दूसरा ये कि आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट वगैरह पे आप नहीं बनाते हो, आप प्लान नहीं बनाते हो, अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है आपके पास, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो अदर बेसिक सर्विसेज जो छोटे एरिया के अंदर बैंक्स वगैरह की और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है। स्किल्ड मैन पावर नहीं होती है, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर जो होती है वो तो अर्बन एरिया में चली जाती है, उसको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो छोटे लेवल पे बहुत प्रॉब्लम आती है मैन पावर की। मैनेजरियल प्रॉब्लम, बिजनेस को संभालने के लिए एक मैनेजर चाहिए जिसको कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी की सारी टेक्निक्स का पता हो कि बिजनेस कैसे करना है। बट इसमें क्या होता है कि लोकल लेवल पे आप खुद ही ओनर हो, खुद ही मैनेजर हो, तो सारी चीज़ें आप नहीं संभाल सकते। कुछ और प्रॉब्लम भी आती हैं। और प्रॉब्लम में आप क्या लिख सकते हो कि एक तो ये है कि आपके पास टेक्नीशियंस ट्रेंड नहीं होते हैं, तो आपको टेक्नीशियन बाहर से बुलाना पड़ता है, मशीन वगैरह उनको नहीं चलानी आती जो आपके वर्कर हैं, टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो पुरानी यूज कर रहे हो, और ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है कि पहले प्लानिंग होगी फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ओके, गवर्नमेंट क्या कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आगे आए, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। और दूसरा ये भी है कि छोटे लेवल पे अगर कोई अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है? सबसे पहला तो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बोर्ड बनाए हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फायदा हो। सबसे पहले तो हमने एमएसएमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनको लोन वगैरह देती है। फिर हमने कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड बना रखा है, हैंडलूम बोर्ड बना रखा है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बना रखा है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बना रखा है खादी को प्रमोट करने के लिए। सिल्क को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड है। मार्केटिंग करने के लिए इनके लोकल प्रोडक्ट्स की सेंट्रल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, सो बहुत सारे बोर्ड्स हमने बनाए हुए हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमने स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है, सिडबी बैंक बनाया हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एसआईडीसी कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, तो बहुत सारी हेल्प दे रहे हैं ये बैंक्स। फिर हमने नायक कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। 1993 में नायक कमेटी बनाई गई थी ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस के रिगार्डिंग जितने भी सजेस्टेड मेजर्स हैं वो दिए जा सकें। कंपनी ने काफ़ी सजेशन दिए हैं और आरबीआई ने 1993 के अंदर एक स्पेशल पैकेज भी दिया था इस पर्टिकुलर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। फिर हमने एक स्पेशल बैंक बनाया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। 1989 में ये बैंक बना था। इस बैंक का मेन काम ही यही है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देता है और ये काफ़ी बड़े लेवल पे लोन देता है और हजारों करोड़ में इसने लोन दिया है। फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके जो सरकार है इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि लोकल लेवल पे आप जो बना रहे हो उसको मार्केटिंग भी हो। तो इसमें आपको मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट बेचने से लेकर के उसकी मार्केटिंग करना, उसको प्रमोट करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। तो इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करती है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम की गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम करती है कि जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बीच में जो कंपटीशन है वो कम हो और इनके बीच में एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम बने कि स्मॉल स्केल वाले क्या प्रोडक्शन करेंगे और लार्ज स्केल वाले क्या बनाएंगे। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि आपको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह अपने बिजनेस को संभालना है, किस तरह नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है। गवर्नमेंट आपके बेस पे रिसर्च भी करके देती है आपको। टेक्निकल असिस्टेंस, गवर्नमेंट आपको टेक्निकल ट्रेनिंग देती है एंटरप्रेन्योर्स को जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर लगे हुए हैं। MSME के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत इंसेंटिव देती है, आपके ऊपर ड्यूटी वगैरह नहीं मिल लगती और आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तुरंत आपके अकाउंट के अंदर आता है, तो टैक्स वगैरह की भी बहुत सारी छूट मिलती है। इसके लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाया हुआ है हमने, वो काफ़ी मदद करता है। फिर उसके बाद हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रखा हुआ है। इसके अंदर आप जो भी करते हो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है। डिफरेंशियल टैक्सेशन, जो भी टैक्स वगैरह है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अलग से लगता है और उसमें काफ़ी एग्जेम्पशन और कंसेशन भी मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि रॉ मटेरियल जो है वो आपको काफ़ी आराम से मिले और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसमें अगर आपको फॉरेन से भी अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट करके देती है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है वो इस तरह की फैसिलिटी आपको दे रहा है कि आप बाहर से भी रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं। जैसे सिल्क वगैरह की साड़ी होती है तो बाहर से भी सिल्क आता है, कोई मशीन अगर आपको बाहर से चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोले गए हैं, सारे के सारे जो स्मॉल और विलेज लेवल की इंडस्ट्री है उनको एक छत के नीचे एक ऐसा ऑफिस दिया गया है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिससे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा सेंटर खोला गया है, DIC। तो ये क्या करते हैं, ये सर्वे करते हैं कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आपको मशीन वगैरह सप्लाई करवाते हैं, रॉ मटेरियल आपको अरेंज करवा के देंगे, ये आपके लिए लोन वगैरह की फैसिलिटी भी देते हैं, ये आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है उसका लेवल भी डिसाइड करते हैं कि आप उसको अच्छा कीजिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।